नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत गांव की कहानी, जहां चोर और गांव वालों के बीच का संघर्ष आपको रोमांच और सुकून दोनों देगा। हमारी कोशिश है कि हर 3 दिन में हम आपके लिए ऐसी ही नई, दिलचस्प और नींद लाने वाली कहानियां लेकर आई। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। आप अभी किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं और आपकी घड़ी में इस समय क्या बज रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो अब अपनी लाइट धीमी कर लीजिए, सपनों की रोशनी में खो जाइए और हेडफोन लगाकर आराम से सुनिए यह कहानी। गांव का जीवन शांत और सादा था। सुबह सूरज निकलते ही लोग खेतों की ओर निकल पड़ते। बैलों की घंटियों की टनटनाहट और चिड़ियों की चहचहाहट हर ओर गूंजती। मिट्टी की गलियों में बच्चों की किलकारियां, कुएं पर पानी भरती औरतों की बातचीत और चौपाल पर बैठकर बीड़ी फूंकते बूढ़े, सब मिलकर गांव को एक जीवंत तस्वीर बना देते थे। लेकिन इस शांति में एक डर भी धीरे धीरे घर करने लगा था। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। पहले रामलाल के घर से अनाज की 2 बोरी गायब हुई, फिर हरिया की खाट पर रखा पीतल का लोटा। लोगों ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, पर जब चौधरी के घर से रातों रात गेहूं की बोरी और गायब हो गई तो पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव वाले पहले पहले इस बात को आपस में ही दबाकर सुलझाने की कोशिश करते रहे। चौपाल पर देर रात तक चर्चाएं होती। कौन हो सकता है चोर? क्या बाहर से कोई आया है या गांव का ही कोई आदमी यह काम कर रहा है? लोग आपस में शक करने लगे थे। हर आदमी अपने दरवाजे पर रात को ताला जांचता, परिंदों की आवाज पर भी चौंक उठता। बच्चों के खेल में भी अब चोर पकड़ाई असली चोरी से जुड़ गई थी। महिलाएं कुएं पर पानी भरते हुए डर से अपने गहने कम पहनने लगीं। गांव की हवाओं में जो बेफिक्री थी, अब वहां बेचैनी और शंका घर कर गई थी। पंडित गोकुलनाथ, जो गांव के सबसे विद्वान और वृद्ध व्यक्ति माने जाते थे, चौपाल पर सबको समझाते, देखो भाई, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, गांव की नजर से बच नहीं सकता। हमें धैर्य रखना होगा और एकता से काम लेना होगा। पर उनकी बातें सुनकर भी गांव वालों के मन का डर कम न होता। रात गहरी होती तो कुत्तों का भौंकना और रहस्यमयी सन्नाटा मिलकर माहौल और डरावना बना देते। घरों में दिए पहले से ज्यादा जलाए जाने लगे, लेकिन फिर भी चोरी की घटनाएं थमने का नाम न लेती। लोग अब यह मानने लगे थे कि चोर कोई पराया नहीं, बल्कि गांव का ही कोई आदमी है। और यही सोच गांव वालों के दिलों को और बेचैन करती थी। रात के सन्नाटे में गांव की गलियां जैसे अनजान डर से कांप उठती थीं। मिट्टी के मकानों की दीवारें हल्की चांदनी में चमकतीं और कहीं कहीं पर जलते दिए टिमटिमाते रहते। इन सब के बीच गांव के चौकीदार नथुली अपनी लाठी लेकर चक्कर लगाया करते, मगर चोरी करने वाला इतना चालाक था कि कभी पकड़ में नहीं आया। उस रात भी नथुली ने घंटों गलियों में पहरा दिया, पर सुबह जब लोग जागे तो खबर आई कि झम्मन कुम्हार के घर से 2 मिट्टी के घड़े और थोड़ा आटा चोरी हो गया। गांव में हंगामा मच गया। झम्मन गुस्से में भरकर चौपाल पहुंचा और बोला, अरे भाइयों, अब तो बात हद से निकल रही है। कोई हमारे खून पसीने की कमाई को यूं ही उठा ले जा रहा है और हम बस ताकते रह जाते हैं। लोग इकट्ठा हो गए। कोई कहता, चोर परदेश का होगा, रात को आता है और भोर से पहले निकल जाता है। तो कोई तर्क देता, अगर बाहर का होता तो अब तक पकड़ा गया होता, यहां तो किसी को राह चलते भी नहीं दिखा। इस बहस ने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक समूह मानता कि चोर गांव का ही कोई है, दूसरा कहता कि बाहर का कोई घुसपैठिया है। इसी बीच रामू नाविक ने सुझाव दिया कि अब चौपाल की बैठक से
कुछ ठोस निर्णय लेना होगा। हम हर घर के सामने रात भर बारी बारी से पहरा देंगे, उसने कहा। कई लोग राजी हुए, मगर कुछ बुजुर्गों को यह भारी बोझ लगा। लेकिन चोरी की बढ़ती घटनाओं ने सबको मजबूर कर दिया। उसी शाम से एक नई व्यवस्था बनी। हर रात अलग अलग 4-5 युवक पहरा देने लग गए। लाठी, लालटेन और कभी कभी ढोलक भी साथ रखते, ताकि जरूरत पड़ने पर पूरे गांव को जगा सके। गांव के बच्चे भी अपने अपने घरों की खिड़की से झांककर पहरेदारों को देखते और आपस में धीरे धीरे बातें करते। देखना, आज जरूर पकड़ा जाएगा चोर। मगर चोर शायद गांव वालों की चाल भांप चुका था। उस रात और उसके बाद की रातों में भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही लोग ढीले पड़ते, वह फिर किसी और घर से सामान चुरा ले जाता। अब लोगों को लगने लगा था कि यह चोर सिर्फ चतुर ही नहीं, बल्कि किसी तरह से गांव की हर योजना की खबर पहले से पा जाता है। गांव की चौपाल पर उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। सूरज ढलने से पहले ही लोग इकट्ठा होने लगे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चोरी अब सिर्फ नुकसान का सवाल नहीं रहा था, बल्कि इज्जत और सुरक्षा की बात बन चुकी थी। चौधरी लक्ष्मीराम, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, इस बार बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, भाइयों, अब यह मामूली चोरी नहीं रही। चोर हर चाल को समझ लेता है। कहीं ना कहीं हमारे ही बीच से कोई उसे खबर पहुंचा रहा है। यह सुनते ही भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग एक दूसरे की ओर शक की नजर से देखने लगे। तभी बुजुर्ग नंदू ने खड़े होकर कहा, मैंने कल रात कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं। खेतों की मेड़ के पास किसी के कदमों की आहट थी, लेकिन अंधेरे में मैं पहचान नहीं पाया। उनकी बात सुनकर लोग चुप हो गए। इस पर महतो की पत्नी ने जोड़ते हुए कहा, मेरी गाय हर बार रात को जोर जोर से रंभाती है, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो, पर मैं डर के कारण बाहर झांक नहीं पाती। बातें सुनते सुनते माहौल और भारी हो गया। कुछ नौजवानों ने प्रस्ताव रखा कि अब खेतों और पगडंडियों पर भी निगरानी रखनी होगी। पहरे की जिम्मेदारी और सख्त कर दी गई। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल गहराने लगा कि आखिर यह चोर इतना चालाक कैसे है? क्या सचमुच वह कोई पराया है, या यहीं गांव का कोई आदमी जो सबकी दिनचर्या जानता है? रात को जब पहरेदार गश्त लगा रहे थे, तभी गांव की सरहद पर खड़े नीम के पेड़ की ओर से हल्की सरसराहट सुनाई दी। सबके दिल धक धक करने लगे। वे लाठी कसकर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही लालटेन की रोशनी उस दिशा में गई, वहां बस टूटी झाड़ियों और एक बिखरे हुए कपड़े का टुकड़ा मिला। ये देखो, रामू नाविक ने चौंक कर कहा, लगता है कोई यहीं से भागा है। लेकिन चोर फिर भी आंखों से ओझल ही रहा। अब गांव वालों को यकीन हो चला था कि चोर आसपास ही कहीं छिपा रहता है। उसकी परछाई सबने महसूस की थी, मगर असल चेहरा अभी भी रहस्य था। अगली सुबह गांव का माहौल और बेचैन था। बच्चे खेल में भी अब चोर पकड़ो खेलते और हर कोई सोचता कि असली चोर आखिर कब पकड़ा जाएगा। खेतों में काम करने वाले किसान भी आपस में चोरी की ही बातें करते, जैसे यह समस्या अब पूरे गांव की सांसों में बस गई हो। उस दिन अचानक हरिया बढ़ई की पत्नी रोते हुए चौपाल पहुंची। उसने बताया कि रात को उसके घर से नया बना पीतल का बर्तन चोरी हो गया है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। इतनी मेहनत से कमाकर बर्तन बनवाया था और यह चोर सब छीन ले गया। अगर जल्द ही पकड़ा न गया तो हम सबके घर खाली हो जाएंगे, उसने चिल्लाकर कहा। लोग और भड़क उठे। चौधरी लक्ष्मीराम ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अब हमें सिर्फ पहरे से काम नहीं चलेगा, हमें चालाकी से काम लेना होगा, चोर की चाल पकड़नी होगी। फिर यह तय हुआ कि कुछ लोग रात को पहरेदारों की तरह खुले में न घूमकर
अलग अलग घरों की छतों और आंगनों में छिपकर बैठेंगे, ताकि चोर को यह लगे कि गांव सो रहा है, मगर भीतर से लोग चौकन्ने रहें। रात होने पर योजना लागू की गई। 5-6 युवक अलग अलग मकानों की छत पर लेट गए। लालटेन बुझा दी गई ताकि अंधेरा घना लगे। पूरे गांव में सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की ध्वनि सुनाई देती थी। आधी रात बीत चुकी थी कि अचानक एक घर के पिछवाड़े से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। छत पर छिपे गोविंद ने ध्यान से देखा। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे दीवार लांघ रही थी। वह दबे पांव आगे बढ़ रहा था। गोविंद ने तुरंत अपने पास रखी पत्थर की ढेल मार दी, जिससे पास की खपरेल छत पर तेज आवाज हुई। परछाई चौंक कर रुक गई और फिर बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। छत पर बैठे युवक चिल्लाए, चोर चोर। गांव वाले जागकर बाहर दौड़े, पर तब तक वह परछाई गली के मोड़ से गायब हो चुकी थी। केवल मिट्टी पर पैरों के गहरे निशान रह गए थे। इस बार लोग यकीन से भर गए कि चोर गांव का ही कोई है, क्योंकि उसे रास्तों और गलियों की पूरी जानकारी थी। अब गांव का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सुबह होते ही चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए। पिछली रात चोर को इतना करीब देखकर अब सबके धैर्य का बांध टूट चुका था। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में संदेह था। औरतें भी अपने घरों से निकलकर चर्चा सुनने आ गईं। गोविंद ने सबको बताया कि उसने परछाई को साफ देखा था। वह बहुत तेज और फुर्तीला है। कोई बाहर का आदमी होता तो इतनी आसानी से गलियों में रास्ता नहीं बना पाता। यह तो पक्का गांव का ही कोई निकला। उसकी बात सुनकर कई लोग सिर हिलाने लगे। चौधरी लक्ष्मीराम ने आदेश दिया, आज से गांव की हर गली पर निगरानी होगी और जो भी आदमी रात को बिना वजह घूमता मिला उसे पकड़कर चौपाल लाया जाएगा, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। यह सुनकर भीड़ में खुसर पुसर बढ़ गई। कुछ लोग डर गए कि कहीं उन पर ही शक न कर लिया जाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि अब किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रहा। उधर महिलाएं घर लौटकर अपने बच्चों और सामान पर और भी चौकस हो गईं। बर्तन, गेहूं, कपड़े सब ताले में रखने लगीं। कई घरों में अब रात को लोग सोने के बजाय आधी आधी रात तक पहरा देने लगे। उस रात योजना के अनुसार गांव के चारों ओर अलग अलग जगहों पर लोग तैनात हो गए। हर पहरेदार के हाथ में लाठी और लालटेन थी। आसमान में बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। करीब आधी रात को अचानक तालाब के किनारे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। पहरेदार दौड़े और लालटेन की रोशनी उस ओर डाली। झाड़ियों में कुछ हिलता डुलता दिखा। सबने लाठी कसकर घेर लिया, लेकिन जैसे ही झाड़ी हटी, वहां से एक जंगली सूअर निकल भागा। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, मगर साथ ही निराश भी हुए, क्योंकि चोर अब तक पकड़ में नहीं आया था। वहीं दूसरी ओर किसी को पता नहीं था कि उसी समय गांव की सबसे किनारे वाली गली में चोर ने फिर एक घर को निशाना बना लिया था। सुबह होते ही खबर आई कि बिन्नू धोबी के घर से कपड़े और कुछ रुपए गायब हो गए। गांव वालों के माथे पर पसीना छलक उठा। उन्हें लगा जैसे चोर उनकी हर चाल को पहले से जान जाता है। सुबह जब बिन्नू धोबी फूट फूट कर रोता हुआ चौपाल पहुंचा, तो सबके मन में एक अजीब सी दहशत बैठ गई। बिन्नू ने अपने हाथ उठाकर कहा, भाइयों, मैं गरीब आदमी हूं। कपड़े धो धोकर 2 वक्त की रोटी जुटाता हूं। अब वह भी चोर उठा ले गया। अगर यही हाल रहा तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। उसकी आवाज सुनकर सबका दिल पिघल गया। अब तक यह बात साफ हो चुकी थी कि चोर कोई मामूली लुटेरा नहीं, बल्कि चतुर और धैर्यवान इंसान है। वह तभी वार करता था जब लोग किसी और दिशा में ध्यान लगाए रहते।
मानो उसके कान गांव की हर फुसफुसाहट तक सुन लेते हों। चौधरी ने कड़क आवाज में कहा, अब हमें चालाकी से जाल बिछाना होगा। सिर्फ पहरा देने से काम नहीं चलेगा। हमें चोर को लालच देना होगा ताकि वह खुद हमारे फंदे में आए। गांव के कुछ युवकों ने सुझाव दिया कि एक घर में जानबूझकर थोड़ी बहुत चीजें खुली छोड़ दी जाएं, जैसे पीतल का लोटा, अनाज की बोरी या कोई चमकीला कपड़ा। लेकिन साथ ही उस घर के अंदर और बाहर छिपकर लोग निगरानी करें। योजना सुनकर सबके चेहरे पर उत्साह झलक आया। यह तय हुआ कि सबसे पहले चौधरी के बड़े आंगन को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उनका घर गांव के बीचों बीच था और वहां सामान बहुत था। शाम होते ही चौधरी के आंगन में एक पीतल का लोटा और कुछ गेहूं की बोरियां खुले में रख दी गईं। ऊपर से ऐसा दिखाया गया मानो लोग बेखबर होकर सो गए हों, मगर असल में 5 आदमी आंगन के अंधेरे कोनों में छिपे थे। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल छाए थे। अचानक पास के पेड़ से उल्लू की आवाज आई, जिससे सबके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वे अपनी सांसें रोककर इंतजार करने लगे। करीब आधी रात बीतने के बाद आंगन की दीवार पर एक परछाई हल्के हल्के रेंगने लगी। कोई धीरे धीरे भीतर आ रहा था। छिपे हुए पहरेदारों की आंखें चमक उठीं। परछाई जमीन पर उतरी और सीधे लोटे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तभी अचानक एक पहरेदार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई इतनी तेज निकली कि लौटा छोड़कर तुरंत दीवार फांद गई और अंधेरे में गायब हो गई। सब लोग दौड़े, शोर मचाया, मगर फिर वही नाकामी हाथ लगी। बस दीवार पर एक फटी हुई धोती का कोना अटक गया, जो भागते समय फंस गया था। गांव वाले उस टुकड़े को देखकर आपस में सोचने लगे, अब सच सामने आने ही वाला है। सुबह होते ही चौपाल पर भीड़ उमड़ पड़ी। सभी के हाथ में वही धोती का फटा टुकड़ा घूम रहा था। लोग उसे ध्यान से देख देख कर बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, यह कपड़ा तो गांव का ही बना हुआ लगता है। कोई और बोला, हाँ, यह बाजार से खरीदी हुई नहीं है। ऐसी धोती तो हमारे ही बुनकर बनाते हैं। गांव का बुनकर लक्ष्मण भी वहां मौजूद था। उसने टुकड़े को देखते ही कहा, यह धोती मैंने ही बुनी थी। यह तो साफ साफ पहचान में आ रही है, लेकिन किसे दी थी, यह मुझे सोचने देना पड़ेगा। यह सुनकर सबका ध्यान लक्ष्मण पर टिक गया। चौधरी ने गंभीर आवाज में कहा, अच्छी तरह सोचो लक्ष्मण, क्योंकि अब इसी से हमें चोर तक पहुंचना होगा। लक्ष्मण ने माथा पकड़ा और कुछ देर बाद बोला, यह धोती मैंने 2 महीने पहले शंकर गुर्जर को दी थी। उसने खेत की कमाई से नया कपड़ा बनवाया था। अगर यही सच है तो यह टुकड़ा उसी की धोती से फटा होगा। यह सुनते ही गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। कई लोग चौंक गए, क्योंकि शंकर का नाम अब तक किसी की जुबान पर नहीं आया था। शंकर गांव का सीधा सादा किसान माना जाता था। वह ज्यादा बोलता भी नहीं था और अपना काम करके अपने घर में रहता था। चौधरी ने तुरंत आदेश दिया कि शंकर को बुलाया जाए। 2 युवक उसके घर की ओर दौड़े। थोड़ी देर बाद शंकर चौपाल पर लाया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भीड़ ने उसे घेर लिया। चौधरी ने फटा टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाकर कहा, यह देख, क्या तू पहचानता है? शंकर ने नजरें झुकाकर देखा और धीमी आवाज में बोला, हां, यह मेरी धोती का ही टुकड़ा है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे, तो यही चोर है, पकड़ो इसे। लेकिन चौधरी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, जल्दबाजी मत करो। यह धोती का टुकड़ा इसका है, पर हमें यह भी देखना होगा कि यह चोरी की जगह पर कैसे पहुंचा। शंकर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह बार बार कह रहा था, मैं निर्दोष हूं। मेरा कपड़ा कैसे वहां पहुंचा, मुझे नहीं पता।
लेकिन गांव वाले अब उस पर शक करने लगे थे। शंकर चौपाल पर खड़ा था और चारों ओर से लोग उसे घूर रहे थे। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। भीड़ में से कई लोग चिल्लाने लगे, इसे बांध दो, इसी ने हमारी मेहनत की चीजें चुराई हैं। लेकिन पंडित गोकुलनाथ, जो अब तक चुप बैठे थे, उठ खड़े हुए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, गुस्से से सच सामने नहीं आता, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। धोती का टुकड़ा शंकर का है, यह सही है, पर हो सकता है कि किसी ने उसके कपड़े से टुकड़ा काटकर फंसा दिया हो। चोरी का दोष लगाने से पहले हमें और सबूत चाहिए। उनकी बात सुनकर कुछ लोग शांत हो गए, लेकिन बहुत से लोग फिर भी भड़कते रहे। चौधरी ने आदेश दिया कि शंकर को तब तक न छोड़ा जाए जब तक सच्चाई साफ न हो जाए। उसे चौपाल के कोठरी में बैठा दिया गया ताकि न तो वह भाग सके और न ही किसी से मिल सके। शंकर के परिवार की हालत खराब थी। उसकी पत्नी दौड़ती हुई चौपाल पहुंची और रोते हुए बोली, मेरे पति निर्दोष हैं, उन्होंने कभी किसी का सामान नहीं चुराया, वे खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, आप सब उन्हें गलत समझ रहे हैं। उसकी सिसकियां सुनकर कई औरतों की आंखें भर आईं, लेकिन उस समय गांव का गुस्सा इतना प्रबल था कि किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग बार बार कहते, अगर यह चोर नहीं है तो फिर चोरी की जगह पर इसका कपड़ा कैसे पहुंचा। रात को पहरेदार फिर से तैयार किए गए, मगर इस बार सबकी निगाहें सिर्फ इस बात पर थीं कि अगर चोरी रुक जाती है तो दोष शंकर का ही साबित होगा, और अगर चोरी फिर से हुई तो यह शक किसी और पर जाएगा। गांव का माहौल भारी हो गया था। हर गली, हर घर में लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। बच्चे तक कह रहे थे, चोर पकड़ा गया, अब डर खत्म। लेकिन कुछ लोग भीतर ही भीतर सोचते कि कहीं यह सब एक चाल न हो। उस रात आसमान में घने बादल छाए थे, गांव अंधेरे में डूबा था। सबकी नजरें टिकी थीं। क्या अब भी चोर आएगा या सचमुच शंकर ही अपराधी था? रात की घनी चुप्पी पूरे गांव को घेर रही थी। हर कोई अपने अपने घर में सोने का नाटक कर रहा था, मगर असल में आधे से ज्यादा लोग जाग रहे थे। उनकी आंखें इस उम्मीद पर टिकी थीं कि अगर चोर फिर आया तो सबूत मिल जाएगा और शंकर पर लगे शक का सच सामने आ जाएगा। पहरेदार इस बार और ज्यादा सतर्क थे। उन्होंने गलियों में धीरे धीरे चक्कर लगाए। लालटेन की रोशनी झिलमिलाती और अंधेरे में परछाई डरावनी लगती। अचानक आधी रात के करीब तालाब की ओर से अजीब सी खटपट की आवाज आई। 3 पहरेदार तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने तालाब के पास झाड़ियों को टटोला। तभी अचानक वहां से किसी के भागने की आहट सुनाई दी। भाग रहा है, पकड़ो, वे जोर से चिल्लाए। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग दौड़ते हुए बाहर निकल आए। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में सबने देखा, एक दुबली पतली आकृति खेतों की ओर दौड़ रही थी। पहरेदार उसके पीछे पीछे भागे। चारों ओर शोर गूंज उठा, चोर, चोर पकड़ा गया। काफी देर तक दौड़ भाग हुई। अंततः वह आकृति झाड़ियों में घुसकर ओझल हो गई, मगर इस बार उसके हाथ से एक गठरी गिर पड़ी। जब उसे खोला गया तो उसमें बिन्नू धोबी के वही कपड़े और कुछ रुपए मिले जो पिछली रात चोरी हुए थे। गांव वाले दंग रह गए। सबकी आंखें फैल गईं। अब यह साफ था कि चोर आजाद घूम रहा है और शंकर बेगुनाह है। चौधरी ने गुस्से में धाड़ लगाई, देखा, हमने निर्दोष को बंदी बना दिया और असली चोर बाहर घूमता रहा। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब हमें 2 गुनी चौकसी करनी होगी। शंकर की पत्नी को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकर सबके सामने कहा, अब तो आप सबको यकीन हो गया ना कि मेरा आदमी चोर नहीं। उसकी बात सुनकर कई लोगों ने सिर झुका लिया। गांव में माहौल बदल गया था।
अब हर कोई मान चुका था कि असली चोर अभी तक उनकी नजरों से बचा हुआ है, लेकिन साथ ही यह सवाल और गहरा हो गया, आखिर वह है कौन और उसे गांव की हर बात कैसे पता चलती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल मच गई। पिछली रात का घटनाक्रम हर किसी की जुबान पर था। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब यही चर्चा कर रहे थे कि असली चोर कितनी चालाकी से बच निकला और पीछे केवल चोरी का सामान छोड़ गया। चौपाल पर भीड़ जमा थी। चौधरी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अब यह मामला मजाक नहीं रहा। चोर हमारी एकता को तोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि हम आपस में शक करें और लड़ें, लेकिन अब हमें उसकी चाल को उल्टा उसी पर इस्तेमाल करना होगा। पंडित गोकुलनाथ ने सिर हिलाकर कहा, सही कह रहे हो। चोर को गांव की हर गतिविधि की खबर रहती है। वह सब सुनता और देखता है। इसका मतलब साफ है, वह हमारे बीच ही घूमता है और हमें पहचान में नहीं आता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई मन ही मन सोचने लगा, क्या यह सचमुच उनका कोई अपना हो सकता है? इसी बीच गोविंद ने सुझाव दिया, हमें गांव के हर आदमी पर गुप्त निगरानी रखनी चाहिए, खुलेआम नहीं बल्कि छिपकर, ताकि अगर कोई संदिग्ध हरकत करे तो हम पकड़ सकें। यह प्रस्ताव सबको पसंद आया। तय हुआ कि 4 युवक अलग अलग दिशाओं में निगरानी करेंगे। वे दिन में साधारण काम करेंगे, लेकिन रात को चुपचाप लोगों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। उस रात से यह गुप्त योजना शुरू हुई। गांव अब पहले जैसा निश्चिंत नहीं रहा। हर कोई थोड़ा थोड़ा डर और शक लेकर जीने लगा। बच्चों तक को हिदायत दी गई कि वे किसी अनजान आदमी से बात ना करें और रात को बाहर ना निकलें। इसी दौरान गांव के किनारे बसे पुराने बड़ के पेड़ के पास अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ युवकों ने वहां टूटी हुई चप्पल और अधजला बीड़ी भी पाई। ये देखकर उनका शक और गहरा गया कि शायद चोर वहां छिपकर रातें गुजारता है। लेकिन जब वे अगली रात उसी जगह छिपकर बैठे तो अंधेरे में बस हवा की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज सुनाई दी। चोर कहीं नहीं दिखा। गांव अब उलझन में था, मानो चोर उनकी हर निगरानी से एक कदम आगे चलता हो। गांव के लोग अब हर छोटी बात को ध्यान से देखने लगे थे। किसी के घर में अचानक दीपक बुझ जाए तो भी लोग चौंक उठते। किसी अजनबी के आने जाने पर लोग टकटकी लगाकर देखते, मानो पूरे गांव की आंखें हर वक्त चौकन्नी हो गई थीं। उस दिन दोपहर को जब लोग खेत से लौट रहे थे, तभी रामलाल किसान ने देखा कि उसके गेहूं की बोरी में ऊपर से किसी ने हाथ डाला है। हालांकि बोरी घर के भीतर रखी थी और ताला बंद था, लेकिन ढक्कन पर हल्की खरोंच के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत चौपाल जाकर यह बात सबको बताई। चौधरी ने माथे पर हाथ रख लिया। मतलब चोर अब सिर्फ रात ही नहीं, दिन में भी निगरानी कर रहा है। वह जानता है कि कब कौन घर में है और कब बाहर। भीड़ में हलचल मच गई। ये सोचकर सब कांप गए कि कोई इतनी बारीकी से उनकी जिंदगी पर नजर रख रहा है। तभी गोकुलनाथ पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, चोर चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, इंसान ही है। उसके भी कुछ ठिकाने होंगे, कुछ जरूरतें होंगी। हमें यह सोचना होगा कि वह खाता कहां है, सोता कहां है। जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक पकड़ना मुश्किल है। गांव के युवक यह सुनकर उत्साहित हुए। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ गांव के भीतर नहीं, बल्कि बाहर के खेतों, बागों और खाली पड़ी झोपड़ियों में भी खोज की जाएगी। शाम को 5-6 युवक मशालें लेकर गांव से बाहर निकले। वे हर पगडंडी, हर झोपड़ी और हर पेड़ के नीचे ध्यान से देखने लगे। एक टूटी हुई झोपड़ी में उन्हें जली हुई लकड़ियों का ढेर मिला, मानो वहां हाल ही में कोई रुका हो। पास ही आधा खाया हुआ रोटला
और एक मिट्टी का टूटे किनारे वाला लोटा भी पड़ा था। देखा, यही तो सबूत है, गोविंद ने कहा। चोर यहीं छिपता है, लेकिन जब तक हम उसे रंगे हाथ न पकड़ें तब तक यह अधूरा रहेगा। गांव वाले वापस लौटे, लेकिन अब उन्हें अंदेशा हो गया था कि चोर उनके बीच ही नहीं बल्कि गांव के बाहर कहीं आसपास ठिकाना बनाए बैठा है। उस रात सबकी नींदें और हल्की हो गईं। अब हर कोई यह सोचता रहा, कहीं अगली बारी उसी के घर की तो नहीं। गांव में अब हर चेहरे पर बेचैनी साफ झलकने लगी थी। लोग खेतों में काम तो करते, पर मन वहीं चोर की चिंता में अटका रहता। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए भी चोरी की चर्चा करती। किसका नंबर अब आएगा? कहां छिपा होगा वह पापी? चौपाल पर लगातार बैठकों का दौर जारी था। चौधरी लक्ष्मीराम ने इस बार तय किया कि चोर को पकड़ने के लिए गांव की सरहद पर रात भर जाल बिछाया जाएगा। उन्होंने गांव के चारों कोनों पर अलग अलग दल तैनात कर दिए। हर दल को आदेश था कि अंधेरे में बिल्कुल आवाज न करे और जरा सी आहट मिलते ही ढोल पीट कर पूरे गांव को जगा दे। उस रात हवा भारी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। हर दिशा में युवक छिपे बैठे थे। कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी। आधी रात बीती ही थी कि पश्चिमी कोने से अचानक सूखी पत्तियों पर कदमों की चरमराहट सुनाई दी। गोविंद और उसके साथी चौकन्ने होकर उठे। उन्हें धुंधली सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। उसने अपने कंधे पर बोरी जैसा कुछ लटका रखा था। यही है, गोविंद फुसफुसाया। उसने ढोल बजाने ही वाला था कि परछाई अचानक रुक गई, मानो उसे किसी की आहट का अंदेशा हो गया हो। वह झटके से पलटी और खेतों की ओर भागी। युवकों ने उसका पीछा किया, मगर अंधेरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी बस झिलमिला ही पाई। भागते भागते उस परछाई का बोरा झाड़ियों में फंस गया और वहीं फट गया। जब युवकों ने पास जाकर देखा तो उसमें आधे खाए मकई के भुट्टे और कुछ चुराई हुई रोटियां थीं। गांव वाले जब सुबह इकट्ठे हुए और यह सामान देखा तो सबको गुस्से से ज्यादा हैरानी हुई। मतलब, यह चोर सिर्फ अनाज और खाने पीने की चीजें ही ले जा रहा है? किसी ने कहा। क्या वह भूखा है, गरीब है? पंडित गोकुलनाथ ने लंबी सांस लेकर कहा, संभव है कि यह कोई मजबूर इंसान हो। पेट की आग आदमी से कोई भी काम करा देती है, पर चोरी चाहे किसी भी कारण से हो, यह गलत है। गांव अब दुविधा में था। क्या यह चोर महज भूख का शिकार था या कोई ऐसा आदमी जो धीरे धीरे सबका विश्वास तोड़ रहा था? सुबह की पहली किरणों के साथ गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठे हुए। पिछली रात का मंजर सबकी आंखों में ताजा था। झाड़ियों में फंसा बोरा जिसमें सिर्फ खाने पीने का सामान निकला था। रामलाल किसान ने हैरानी से कहा, अगर यह चोर सचमुच भूखा है तो हमें क्यों नहीं बताता? गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता। एक वक्त की रोटी हर घर से मिल जाती है। उस पर बिन्नू धोबी ने गुस्से से जवाब दिया, भूख लगी है तो चोरी क्यों? मांग लेता। यह तो साफ है कि इसकी नीयत खराब है। आज खाना ले गया, कल हमारी मेहनत का अनाज, फिर गहने और रुपए भी ले जाएगा। चौपाल पर माहौल गर्म हो गया। एक ओर लोग सोच रहे थे कि चोर मजबूरी में यह कर रहा है, दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना था कि यह तो धीरे धीरे सब पर डाका डालने की तैयारी है। इसी बहस के बीच बुजुर्ग नंदू बोले, सच चाहे जो हो, लेकिन अब हमें इसे पकड़ना ही होगा, चाहे वह भूख का शिकार हो या लालच का, वरना यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। यह तय हुआ कि अब गांव में सिर्फ निगरानी नहीं होगी, बल्कि जाल बिछाया जाएगा। योजना बनी कि अगले हफ्ते हाट बाजार का दिन है। उस दिन गांव से बहुत से लोग बाहर जाते हैं और घर आधे खाली रह जाते हैं। यह चोर जरूर इस मौके का फायदा उठाएगा। योजना के मुताबिक
कुछ घरों को जानबूझकर सूना दिखाया जाएगा। दरवाजे खुले रहेंगे और भीतर कुछ सामान साफ दिखाई देगा, लेकिन असल में घरों के भीतर और छतों पर लोग छिपकर बैठे रहेंगे। जब यह योजना सबके सामने रखी गई तो गांव के नौजवानों में उत्साह भर गया। हर कोई चाहता था कि चोर को रंगे हाथ पकड़े और उसकी पोल खोल दे। शंकर, जिस पर पहले शक किया गया था, वह भी आगे आया और बोला, मैं भी पहरे में शामिल होऊंगा। जिस अपमान का सामना मैंने किया है वह मैं किसी और पर नहीं आने दूंगा। लोगों ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे भरोसे के साथ सराहा। गांव अब पूरी तैयारी में था। हर कोई इंतजार कर रहा था उस दिन का जब चोर आखिरकार उनके जाल में फंसेगा। गांव में उत्साह और बेचैनी दोनों बढ़ते जा रहे थे। हाट का दिन नजदीक आ चुका था और हर कोई मन ही मन उस घड़ी का इंतजार कर रहा था जब चोर जाल में फंसेगा। सुबह से ही औरतें, बूढ़े और बच्चे हाट जाने की तैयारियों में लग गए। कुछ लोग अनाज की बोरियां लाद रहे थे तो कुछ सब्जियां और दूध के मटके तैयार कर रहे थे। चोर को गुमराह करने के लिए यह माहौल जानबूझकर खूब रौनकदार बनाया गया ताकि लगे कि पूरा गांव सचमुच बाजार निकल रहा है। दोपहर ढलते ही गांव की गलियां सुनसान होने लगीं। घरों के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए। कुछ खिड़कियां आधी खुली, आधी बंद रखी गईं। बाहर से यह सब देखकर कोई भी समझ लेता कि घर खाली है, मगर असल में भीतर लोग छिपे बैठे थे। कोई ओट में, कोई अंधेरी कोठरी में, तो कोई छत के कोने में। शंकर, गोविंद और 3 अन्य युवक उस घर में छिपे थे जहां हमेशा चोर की नजर रहती थी। वही घर था जिसमें पिछली बार गेहूं की बोरी से छेड़छाड़ हुई थी। रात धीरे धीरे उतर आई। पहले तो सन्नाटा पसरा रहा, फिर कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दी। अचानक दूर से किसी के पैरों की धीमी आहट आई। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे गांव के बीच घुसती दिखाई दी। वह हर दरवाजे पर ठिठकता, झांकता और फिर आगे बढ़ जाता। सबकी सांसें थम गईं। छिपे लोग चुपचाप उसकी हर हरकत देख रहे थे। वह परछाई आखिरकार उस घर के सामने रुकी जहां शंकर और गोविंद छिपे थे। उसने सावधानी से दरवाजा धकेला। लकड़ी की चरमराहट सुनाई दी, पर उसने परवाह नहीं की। भीतर आकर उसने तेजी से बोरी उठाई और उसमें अनाज भरने लगा। शंकर का दिल धड़क उठा। वह संकेत का इंतजार कर रहा था। तभी गोविंद ने हल्की खटखट दी। अगले ही क्षण सब एक साथ बाहर कूद पड़े। पकड़ो, यही है चोर, शंकर चिल्लाया। परछाई अचानक बुरी तरह चौंकी और भागने को हुई, लेकिन दरवाजे पर पहले से ही 2 लोग तैयार थे। अफरा तफरी मच गई। कभी वह उनके हाथ से छूटकर बाहर निकलने को दौड़ता, कभी बोरी गिराकर धक्का मार देता। लेकिन इस बार गांव की तैयारी पूरी थी। चारों तरफ से लोग टूट पड़े और कुछ ही पलों में उसने हार मान ली। उसकी परछाई अब साफ दिखाई दे रही थी। लोग उसे घेर कर खड़े थे। गांव का असली चोर आखिर पकड़ लिया गया था। जब चोर पकड़ा गया तो चौपाल की ओर जाने तक पूरे गांव में शोर मच गया। औरतें दरवाजों पर आ खड़ी हुईं, बच्चे झुंड बनाकर पीछे दौड़ने लगे और आदमी मशालें उठाए हुए भीड़ के साथ चलते रहे। हर कोई यह देखना चाहता था कि आखिर वह कौन है जिसने इतने दिनों से गांव की नींद हराम कर रखी थी। भीड़ के बीच से जैसे ही मशाल की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, सब हैरान रह गए। यह कोई बाहर का अनजान आदमी नहीं था, बल्कि पड़ोसी गांव का हरकुल था। वह वही नौजवान था जो कभी यहां खेती मजदूरी करने आया था और फिर अचानक गायब हो गया था। अरे, यह तो हरकुल है, एक बुजुर्ग ने चौंक कर कहा। हां, वही जो 2 बरस पहले हमारे खेतों में हल चलाया करता था, किसी ने याद दिलाया। हरकुल का चेहरा शर्म और डर से झुका हुआ था। उसके फटे कपड़े और कमजोर शरीर देखकर साफ लग रहा था कि वह लंबे समय से भूखा प्यासा जी रहा था।
चौपाल पर पहुंचते ही लोग उस पर सवालों की बौछार करने लगे। क्यों किया तूने यह सब? हम तुझे काम देते, तूने मांग क्यों नहीं ली? क्या तूने सोचा गांव वाले तुझे पहचान नहीं पाएंगे? हरकुल कुछ पल चुप रहा, फिर टूटती आवाज में बोला, मैं मजबूर था। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरे पिता का कर्ज चुका नहीं पाया। मां बीमार थी और काम के लिए जब यहां वहां गया तो किसी ने सहारा नहीं दिया। पेट की आग ने मुझसे यह सब करवाया। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। गुस्से के साथ साथ कई चेहरों पर सहानुभूति भी झलकने लगी। लेकिन चौधरी लक्ष्मीराम ने कड़क आवाज में कहा, मजबूरी हो या नहीं, चोरी का जवाब चोरी से नहीं दिया जा सकता। तूने हमारे गांव का विश्वास तोड़ा है, इसकी सजा तो मिलेगी। हरकुल ने हाथ जोड़कर कहा, जो सजा उचित समझो दो, पर यह जान लो कि मेरा इरादा कभी किसी का बड़ा नुकसान करने का नहीं था। मैं बस पेट भरने के लिए यही करता रहा। गांव वाले अब दुविधा में थे। अपराध तो उसने किया था, मगर उसकी हालत देखकर कठोर दंड देना आसान नहीं लग रहा था। चौपाल पर चर्चा शुरू हुई, क्या इस चोर को गांव से बाहर निकाल दिया जाए या उसे सुधरने का एक मौका दिया जाए। चौपाल पर माहौल भारी हो गया था। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। केवल मशालों की लौ लहराकर जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव वाले हरकुल को घेर कर बैठे थे और बीच में बुजुर्ग नंदू ने बोलना शुरू किया, भाइयों, हमें यह सोचना होगा कि न्याय क्या है। हरकुल ने चोरी की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी भी साफ दिख रही है। क्या हम केवल दंड देकर अपना फर्ज पूरा कर देंगे या उसके जीवन को सुधारने का रास्ता भी खोजेंगे? कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन बिन्नू धोबी अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये और लोग सीखेंगे कि चोरी करने के बाद भी बचा जा सकता है। कल को कोई और भूख का बहाना बनाकर यही करेगा। अपराध को अपराध मानना जरूरी है। उसकी बात पर कई लोग शोर मचाने लगे। सच है, चोरी माफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उतने ही लोग कहने लगे, अगर वह भूख से मर रहा था तो हम भी दोषी हैं कि हमने उसकी सुध नहीं ली। चर्चा लंबी होती चली गई। चौधरी लक्ष्मीराम ने सबको शांत करते हुए कहा, गांव का फैसला सामूहिक होना चाहिए। हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन चोरी को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसलिए पहले सच्चाई पूरी तरह जाननी होगी। हरकुल, तू सब साफ साफ बता, तूने कितनी बार चोरी की और कहां कहां? हरकुल कांपती आवाज में बोला, मैंने कुल 4 बार चोरी की। पहली बार गेहूं की बोरी में से कुछ निकाला, दूसरी बार गोविंद के घर से चावल लिया, तीसरी बार पनिहारिन के घर से गुड़ और चौथी बार कल रात पकड़ा गया। गहने या रुपए मैंने कभी नहीं छुए। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उसकी बात सच लग रही थी, क्योंकि अब तक किसी ने अनाज और खाने पीने की चीजों के अलावा कुछ खोने की शिकायत नहीं की थी। शंकर, जो पहले खुद शक के घेरे में आ चुका था, आगे बढ़ा और बोला, मैं कहता हूं इसे एक मौका देना चाहिए। इसे सजा के तौर पर गांव का काम सौंपो। खेतों में, तालाब की सफाई में और पहरे में इसे शामिल किया जाए। अगर यह सुधर जाए तो अच्छा, नहीं तो हम सब मिलकर इसे गांव से बाहर निकाल देंगे। गांव वाले सोच में पड़ गए। एक ओर न्याय का प्रश्न था, दूसरी ओर इंसानियत का। निर्णय लेना अब बेहद कठिन हो गया था। गांव की चौपाल पर देर रात तक चर्चा चलती रही। एक तरफ लोग थे जो हरकुल को तुरंत सजा दिलवाना चाहते थे, दूसरी तरफ वे लोग थे जो उसकी दुर्दशा देखकर नरमी बरतने की बात कर रहे थे। चौधरी लक्ष्मीराम ने कहा, अगर हम इसे सिर्फ मारकर भगा देंगे तो यह और भी बड़ा अपराधी बन जाएगा। भूख और गुस्से में यह पड़ोस के गांवों में लूट करेगा। हमें सजा और सुधार दोनों का रास्ता चुनना होगा। यह सुनकर गांव का पुजारी हरिदास आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, धर्म यही कहता है
कि अपराधी को अवसर देना चाहिए। हरकुल ने जो किया वह गलत है, लेकिन उसने गहने या पैसा नहीं चुराया, केवल भोजन लिया। यह दिखाता है कि उसका अपराध पेट की मजबूरी से जुड़ा था। हमें इसे श्रम द्वारा सुधारना चाहिए। भीड़ में बैठे नौजवानों में भी उत्साह दिखा। शंकर ने कहा, हम पहरेदारी में इसे साथ रखेंगे, खेतों में काम करवाएंगे, दिन रात निगरानी रहेगी। अगर यह ईमानदारी से काम करेगा तो इसे अपने परिवार की मदद का हक मिलेगा। अगर फिर से चोरी करेगा तो हम खुद इसे पंचायत में सौंप देंगे। कई बुजुर्गों ने सिर हिलाकर हामी भरी, पर बिन्नू धोबी अब भी विरोध कर रहा था। यह सब धोखा है। जब मौका मिलेगा तो यह फिर वही करेगा। हमें अब की बार कठोर होना होगा। तभी अचानक भीड़ में से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। वह थी पनिहारिन की मां, जिसने कुछ दिन पहले अपना गुड़ खोया था। उसने आगे बढ़कर कहा, बेटा, अगर तू भूखा था तो तू मेरे घर आ जाता, मैं तुझे रोटी दे देती। चोरी करके तूने अपना ही सिर झुकाया है, लेकिन अगर गांव तुझे एक मौका देता है तो इसे भगवान का आशीर्वाद समझ और सुधर जा। उसकी करुणा भरी बात सुनकर हरकुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिरकर बोला, मैं कसम खाता हूं कि अब से चोरी नहीं करूंगा। गांव जो भी काम देगा ईमानदारी से करूंगा। बस मुझे अपनों के बीच जीने का एक और मौका दे दो। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में धीरे धीरे गुस्से की जगह सहानुभूति उतरने लगी। चौधरी ने निर्णय सुनाया, हरकुल को गांव से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे गांव का श्रमिक बनाया जाएगा। खेत, तालाब, पहरेदारी, जहां भी जरूरत होगी यह काम करेगा। चोरी का प्रायश्चित इसी तरह होगा। गांव ने मिलकर उसकी किस्मत का नया रास्ता तय कर दिया था। हरकुल को श्रमिक बनाने के निर्णय के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। चौपाल से लौटते समय लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब गांव की सुरक्षा को और पुख्ता करना होगा। हर घर के लोग सहमत हुए कि रात में बारी बारी से पहरेदारी की जाएगी और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत चौधरी को सूचना दी जाएगी। हरकुल को अगले ही दिन से काम पर लगाया गया। सुबह उसे खेतों में हल चलाने भेजा गया और दोपहर को तालाब की सफाई में शामिल किया गया। उसके साथ 2 नौजवान लगातार रहते ताकि वह अकेला न रहे। यह निगरानी दंड का हिस्सा मानी गई। गांव के लोग उसके काम को ध्यान से देखते रहे। शुरुआत में वह चुपचाप सिर झुकाकर काम करता रहा। कई लोग अब भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। बच्चों को घर वालों ने सख्त हिदायत दी कि वे हरकुल के पास न जाएं। औरतें भी दूर से ही उसे देखतीं और आपस में फुसफुसाकर बातें करतीं। फिर भी धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि हरकुल अपने काम को ईमानदारी से निभा रहा है। उसने तालाब की सफाई में दूसरों से अधिक परिश्रम किया। खेतों में भी बिना थके काम करता रहा। कई बार शाम होते होते उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर नरम पड़ने लगे। शंकर ने एक दिन चौधरी से कहा, मुझे लगता है यह सच में सुधरना चाहता है। अगर इसे मौका दिया जाए तो यह हमारे गांव का सहारा भी बन सकता है। चौधरी ने उत्तर दिया, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पर यदि यह लगातार परिश्रम करता रहा तो गांव इसे स्वीकार कर लेगा। हरकुल के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो मेहनत से अपना विश्वास फिर से जीत ले, या गलती से अपनी पहचान हमेशा के लिए खो दे। गांव वाले उसकी अगली परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। बरसात का मौसम नजदीक आ रहा था। गांव वाले खेतों की जुताई और बुआई की तैयारी में लगे थे। हरकुल को भी इसी काम में लगाया गया। धूप तेज होती, मिट्टी चिपचिपी रहती और बैल कभी जिद करके बैठ जाते, फिर भी वह बिना थके हल खींचता
और बैलों को संभालता। शुरुआती दिनों में लोग उसे तिरछी नजर से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हरकुल सबसे पहले खेत पहुंचता है और सबसे बाद में लौटता है, तो उनके मन में धीरे धीरे भरोसा पनपने लगा। कुछ किसान तो आपस में कहने लगे, जिसने चोरी की थी वही अब सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। एक दिन की बात है, खेत में अचानक हल्का फाल टूट गया। किसान घबराकर बोले कि काम रुक जाएगा, लेकिन हरकुल ने बिना समय गंवाए पास के लोहार से औजार लाकर तुरंत उसे ठीक किया और फिर खेत में जुट गया। उसकी फुर्ती और लगन देखकर सब दंग रह गए। शाम को चौपाल पर इस घटना की चर्चा हुई। नंदू बूढ़ा बोला, देखो, जब मनुष्य अपनी भूल को समझ ले और उसे सुधारने का ठान ले तो वह समाज का सहारा बन जाता है। हरकुल ने आज यह साबित कर दिया। फिर भी कुछ लोग अब भी सशंकित थे। बिन्नू धोबी ने कहा, कौन जाने ये सब दिखावा हो, जब मौका मिलेगा ये फिर वही करेगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सिर हिलाने लगे, पर कई ने अब उसका विरोध भी किया। गांव का माहौल बदलने लगा था। जहां पहले हरकुल के लिए केवल अविश्वास और गुस्सा था, वहीं अब चर्चा उसके परिश्रम और बदलते व्यवहार की होने लगी। बच्चे भी दूर से उसे देखने लगे और कभी कभी उसके पास जाकर बातें करने की कोशिश करते। हरकुल के भीतर भी एक नया विश्वास जन्म ले रहा था। उसे लगने लगा कि अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा तो शायद एक दिन गांव उसे अपने जैसा मान लेगा। लेकिन मन के किसी कोने में अब भी यह डर था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो लोग फिर से उसे उसी नजर से देखेंगे, चोर की नजर से। गांव में सावन का महीना आ चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई थी। बारिश की बूंदों से खेतों में नई जान आ गई थी। किसान खुशी खुशी काम में जुटे थे। हरकुल भी दिन रात खेतों में मेहनत कर रहा था। उसकी पीठ पर पसीने की धार बहती रहती, पर चेहरे पर थकान के बजाय एक अजीब सी संतुष्टि झलकने लगी थी। धीरे धीरे गांव की औरतें भी उसका नाम लेने लगीं। पहले वे बच्चों को सख्त मना करती थीं कि हरकुल के पास मत जाना, पर अब वे आपस में कहती, कम से कम यह काम तो ईमानदारी से कर रहा है। कुछ तो उसके हाथों से लाई गई सब्जी या लकड़ियां भी लेने लगीं। यह बदलाव छोटा था, लेकिन हरकुल के लिए बहुत बड़ा। इसी बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। बारिश से नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। खतरा था कि पानी गांव की तरफ बहकर खेतों और घरों को डुबा देगा। लोग घबराने लगे। चौधरी ने तुरंत गांव की बैठक बुलाई। तय हुआ कि सब मिलकर मिट्टी और पत्थरों से बांध बनाएंगे ताकि पानी का रुख मोड़ा जा सके। काम शुरू हुआ, लेकिन नदी की तेज धार के सामने कई लोग हिम्मत हारने लगे। तभी हरकुल आगे बढ़ा और बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह पानी गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने खुद सबसे भारी बोरे उठाने शुरू कर दिए और नदी किनारे ले जाकर रखे। उसकी मेहनत देखकर नौजवानों में भी जोश आ गया। सबने मिलकर रात भर काम किया। सुबह तक अस्थाई बांध तैयार हो गया। गांव बच गया। लोगों की आंखों में हरकुल के लिए पहली बार सम्मान की चमक दिखाई दी। शंकर ने चौधरी से कहा, आज अगर हरकुल ना होता तो हमारा गांव डूब जाता। चौधरी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, शायद भगवान ने इसे हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। जिस हाथ से इसने चोरी की थी वही हाथ आज गांव का रक्षक बना। हरकुल ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप किनारे बैठ गया। उसके मन में पहली बार यह भावना जागी कि अब वह सिर्फ अपराधी नहीं रहा, बल्कि शायद गांव का हिस्सा बनने लगा है। नदी के किनारे बनाई गई बांध की सफलता ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। लोग अब हरकुल को केवल चोर कहकर नहीं पुकारते थे, बल्कि उसकी मेहनत और साहस की चर्चा करने लगे थे। चौपाल पर बैठकों में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। गांव के बच्चे,
जो पहले उससे डर कर दूर भागते थे, अब धीरे धीरे उसके पास आने लगे। एक शाम कुछ छोटे लड़के उसके पास आए और बोले, हरकुल काका, हमें बांसुरी बजाना सिखाओ। हरकुल पहले तो सकपका गया, लेकिन फिर उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह खेतों में काम करते करते बांसुरी बजाया करता था। उसने मुस्कुराकर बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। बच्चों की हंसी खुशी सुनकर गांव वालों के चेहरे भी खिल उठे। उधर कुछ लोग अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। बिन्नू धोबी ने फिर चौधरी से कहा, चौधरी जी, आज यह मदद कर रहा है, पर कल को फिर चोरी पर लौट आए तो हमें चौकस रहना होगा। चौधरी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां, सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन जब इंसान सचमुच बदलने का ठान ले तो उसे मौका देना चाहिए। हरकुल की हरकतें अब उसकी नीयत का आईना है। इस बीच हरकुल के मन में भी नए भाव जागने लगे। उसे लगने लगा कि अगर गांव ने उसे अपना लिया तो वह जीवन भर इसी मिट्टी में खप जाएगा। रात को घर लौटते समय उसने सितारों भरे आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या सचमुच एक दिन लोग मुझे अपने जैसा मान लेंगे? कुछ दिनों बाद गांव में मेले की तैयारियां शुरू हुईं। सावन का यह मेला हर साल बड़ी धूमधाम से लगता था। हर घर में चहल पहल थी। मेले में दुकानें लगानी थीं, झूले आने थे और लोग दूर दूर से पहुंचने वाले थे। हरकुल को भी जिम्मेदारी दी गई कि वह मेले की चौकसी करेगा। यह काम बड़ा था, क्योंकि मेले में अक्सर बाहर से कुछ अजनबी आ जाते और चोरी झपट की घटनाएं होती। हरकुल को यह जिम्मेदारी मिलना गांव वालों के बदलते विश्वास की सबसे बड़ी निशानी थी। उसने मन ही मन ठान लिया, इस बार मैं अपनी सच्चाई साबित कर दूंगा। अगर किसी भी हाल में गांव की रक्षा करनी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सावन का मेला पूरे गांव में उत्साह की लहर लेकर आया। रंग बिरंगे झंडे, मिठाइयों की दुकानों से उठती खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और बच्चों की किलकारियों से वातावरण गूंज उठा। हर ओर भीड़ का शोर था। महिलाएं साड़ियों और चूड़ियों की दुकानों पर मोल भाव कर रही थीं। बच्चे खिलौनों के लिए जिद कर रहे थे और बूढ़े लोग झूले के पास खड़े होकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। हरकुल को चौधरी ने मेले की चौकसी का जिम्मा सौंपा था। यह जिम्मेदारी उसे भीतर से गर्व भी देती थी और एक गहरी चिंता भी। उसने अपने मन से कहा, अब अगर मैंने कोई गलती की तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। लोग फिर से मुझे चोर कहने लगेंगे। शाम होते होते भीड़ और बढ़ गई। अचानक हरकुल की नजर एक अजनबी पर पड़ी। वह आदमी बार बार दुकानों के पास जाकर इधर उधर झांक रहा था। उसकी चाल ढाल देखकर हरकुल को शक हुआ। वह धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वह अजनबी मिठाई की दुकान पर गया और मौका पाकर पैसे से भरा थैला उठाने की कोशिश करने लगा। तभी हरकुल ने झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, चोर! भीड़ तुरंत इकट्ठी हो गई। लोग दौड़कर आए और अजनबी को पकड़ लिया। दुकानदार ने राहत की सांस ली और कहा, अगर समय पर हरकुल ना होता तो मेरी मेहनत की कमाई चली जाती। भीड़ में कई लोग दंग रह गए। वे आपस में कहने लगे, जिसे हम चोर कहते थे उसी ने आज हमें चोरी से बचाया। बिन्नू धोबी भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर संकोच की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। चौधरी आगे बढ़े और सबके सामने बोले, आज हरकुल ने सिद्ध कर दिया कि गलती करने वाला भी इंसान बदल सकता है। हमें अब इसे अपने गांव का सच्चा सदस्य मानना चाहिए। भीड़ ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। हरकुल की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने जो गलतियां की थीं वे मुझे जीवन भर याद रहेंगी, पर अब मैं अपना हर दिन गांव की सेवा में लगाऊंगा। उस रात मेले की रोशनी और ढोल नगाड़ों के बीच हरकुल को पहली बार लगा कि
कि वह सचमुच इस गांव का हिस्सा बन गया है। मेले की रात खुशियों से भरी रही, लेकिन उसी रात गांव में एक और घटना घट गई जिसने सभी को चौंका दिया। जब लोग थके हारे अपने घरों में लौटे और चांदनी में गांव शांत हो गया, तभी बूढ़ी माई के घर से चीख सुनाई दी, अरे कोई है, मेरा गहनों का बक्सा गायब हो गया। लोग दौड़कर वहां पहुंचे। माई रो रही थी, ये बक्सा मेरी बहू की शादी के लिए रखा था, सब लुट गया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग तुरंत हरकुल का नाम लेने लगे। बिन्नू धोबी ऊंची आवाज में बोला, देखा, मैंने पहले ही कहा था। मेले में सबके सामने नाटक करके अब रात में चोरी कर ली, यही इसकी असलियत है। हरकुल हक्का बक्का रह गया। उसने भीड़ के सामने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने तो मेले की चौकसी की थी, आप सब जानते हैं। लेकिन शक की निगाहें फिर से उसी पर टिक गईं। चौधरी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया, बिना सबूत किसी को दोषी मत ठहराओ, हम सच जरूर पता लगाएंगे। फिर उन्होंने हरकुल की ओर देखा और कहा, हरकुल, अगर तुम निर्दोष हो तो हमें खुद साबित करके दिखाना होगा। हरकुल के मन में तूफान मच गया। इतने दिनों की मेहनत और विश्वास एक झटके में टूटता नजर आ रहा था। उसने खुद से कहा, अगर यह चोरी मैंने नहीं की तो असली चोर जरूर कोई और है, और मैं इसे पकड़ कर रहूंगा, चाहे जैसे भी। उस रात हरकुल सो नहीं सका। वह चुपचाप गांव की गलियों में घूमता रहा। उसे याद आया कि मेले में उसने उस अजनबी चोर को पकड़ा था। कहीं यह उसकी करतूत तो नहीं? शक की एक किरण उसके मन में चमकी। सुबह होते ही हरकुल चौधरी के पास गया और बोला, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अगर मैं असली चोर को पकड़ लूं तो मेरा नाम साफ हो जाएगा। अगर असफल हुआ तो आप जो सजा देंगे मैं सह लूंगा। चौधरी ने उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाया। ठीक है, 3 दिन। गांव फिर से तनाव में डूब गया। लोग बंटी हुई राय देने लगे। कुछ कहते हरकुल दोषी है, कुछ कहते वह सचमुच बदल गया है। लेकिन अब सबकी नजर आने वाले 3 दिनों पर टिक गई थी। हरकुल ने 3 दिनों की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ की। वह जानता था कि अगर असली चोर पकड़ में नहीं आया तो उसका नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। उसने सोचा, अब यह सिर्फ मेरा ही नहीं, गांव के विश्वास का सवाल है। वह सबसे पहले बूढ़ी माई के घर गया। चारों ओर उसने ध्यान से जांच की। खिड़की की जाली पर हल्के खरोंच के निशान थे और आंगन में मिट्टी पर अजनबी पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। हरकुल झुककर उन्हें गौर से देखने लगा। निशान भारी जूतों के लग रहे थे, जबकि गांव में ज्यादातर लोग चप्पल या नंगे पैर चलते थे। यह बात उसके मन में अटक गई। फिर वह गांव के बाहर के कच्चे रास्ते की ओर गया। वहां उसे वही जूतों के निशान दूर तक जाते मिले। निशान मेले के मैदान की दिशा में जा रहे थे। हरकुल ने और ध्यान से देखा तो पाया कि वे कदम अचानक खेतों के रास्ते से निकलकर जंगल की ओर मुड़ गए थे। शाम को वह चौपाल पहुंचा और चौधरी से कहा, यह काम गांव के किसी आदमी का नहीं, बल्कि बाहर से आए किसी शख्स का है। मैंने पैरों के निशान देखे हैं, वे सीधा जंगल की ओर जाते हैं। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े। हरकुल अपनी चालाकी से बचना चाहता है, कौन जाने ये निशान उसी के हों। लेकिन चौधरी गंभीर बने रहे। उन्होंने कहा, हम उसे 3 दिन का समय दे चुके हैं, हमें इंतजार करना होगा। हरकुल उस रात अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। पेड़ों की शाखें हवा में खड़क रही थीं और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, पर उसके दिल में डर की जगह दृढ़ता थी। चलते चलते उसने अचानक दूर एक झोपड़ी में टिमटिमाती रोशनी देखी। वह धीरे धीरे पास पहुंचा। झोपड़ी के अंदर 2 आदमी आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे।
हरकुल ने कान लगाकर सुना। बक्सा अच्छी कीमत देगा, सुबह होते ही शहर निकल चलेंगे। हरकुल का दिल जोर से धड़क उठा। ये वही गहनों का बक्सा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि असली चोर यही लोग हैं। लेकिन सवाल था, उन्हें कैसे पकड़ा जाए। अकेले उन दोनों से भिड़ना आसान नहीं था। उसने ठान लिया कि अगली सुबह वह चौधरी और गांव वालों को साथ लेकर लौटेगा। यही उसका मौका था अपनी बेगुनाही साबित करने का। सुबह होते ही हरकुल तेज कदमों से गांव लौटा। उसकी आंखों में रात की खोज की चमक थी। वह सीधा चौधरी के घर पहुंचा और बोला, मैंने असली चोरों का ठिकाना देख लिया है। वे जंगल के भीतर की झोपड़ी में छिपे हुए हैं। हमें तुरंत चलना होगा। चौधरी ने उसकी बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ मजबूत और भरोसेमंद नौजवानों को बुलाया। बिन्नू धोबी भी वहां मौजूद था, लेकिन वह अब भी शक भरी निगाह से हरकुल को देख रहा था। उसने कहा, कहीं यह हमें जाल में फंसाने की चाल तो नहीं? अगर वहां कुछ न मिला तो? हरकुल ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अगर मैं झूठा निकला तो यही गांव मेरे लिए कैदा खाना बन जाएगा। पर अगर सच निकला तो मुझे फिर से चोर मत कहना। गांव के लोग डंडे और रस्सियां लेकर चौधरी के साथ जंगल की ओर चल पड़े। हरकुल आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और जंगल की झाड़ियों से होकर आती धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। सबके दिलों में उत्सुकता और तनाव था। आखिरकार वे उस झोपड़ी तक पहुंचे जिसे हरकुल ने पिछली रात देखा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। चौधरी ने इशारे से सबको घेराबंदी करने का आदेश दिया। ज्यों ही गांव वाले भीतर घुसे, दो आदमी चौंक कर खड़े हो गए। उनके पास वही लोहे का बक्सा था जिसमें बूढ़ी माई के गहने रखे थे। एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन हरकुल ने झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ लिया। बाकी लोग दूसरे को दबोचकर जमीन पर गिरा चुके थे। बक्सा देखते ही बूढ़ी माई की चीख निकल गई, अरे यही तो है मेरा खजाना। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि सचमुच हरकुल ने असली चोर पकड़वा दिए। चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, आज सारा गांव देख ले, जिसे हम झूठा समझते रहे उसी ने सच साबित किया। अब कोई इसे दोषी कहने की जुर्रत न करे। बिन्नू धोबी का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी जुबान पर शब्द नहीं आ रहे थे। भीड़ में धीरे धीरे आवाजें उठने लगीं, हरकुल की जय, गांव का सच्चा रक्षक। हरकुल की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगा, आज मैं सचमुच अपने गांव के दिल में जगह बना पाया हूं। झोपड़ी से चोरों को बांधकर जब गांव की ओर लाया गया तो रास्ते भर भीड़ इकट्ठा हो गई। छोटे बड़े, औरतें, बच्चे सब देखने दौड़ पड़े। हर कोई बक्से को देख रहा था और कह रहा था, यही तो है बूढ़ी माई का गहनों का संदूक। गांव के चबूतरे पर चौधरी ने सभा बुलाई। दोनों चोरों को बीच में बैठाया गया और चारों ओर लोग जमा हो गए। हरकुल थोड़ा पीछे खड़ा था, लेकिन सबकी नजरें बार बार उसकी ओर मुड़ रही थीं। चौधरी ने ऊंची आवाज में कहा, गांववासियों, आज हमने देख लिया कि हरकुल दोषी नहीं बल्कि हमारा साथी है। असली चोर यही हैं, लेकिन हमें अब तय करना होगा कि इनका क्या किया जाए। भीड़ में अलग अलग राय आने लगी। कोई कहता, इन्हें पुलिस को सौंप दो। कोई बोला, गांव की पंचायत से सजा दो। बूढ़ी माई ने कांपती आवाज में कहा, मेरे गहने वापस मिल गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऐसे लोग अगर खुले घूमते रहे तो औरों का नुकसान करेंगे। हरकुल ने पहली बार सभा के बीच में आकर कहा, ये लोग बाहर से आए हैं, इनका इरादा सिर्फ चोरी करना है। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो कल को फिर किसी और गांव को लूटेंगे। इन्हें कानून के हवाले करना ही सही होगा।
गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। चौधरी ने फैसला सुनाया, ठीक है, कल सुबह हम इन्हें थाने ले जाकर पुलिस को सौंप देंगे। गांव अब चैन की नींद सो सकेगा। उसके बाद चौधरी ने सबके सामने हरकुल का हाथ पकड़ा और कहा, आज इसने साबित कर दिया कि यह हमारे गांव का सच्चा बेटा है। जिस पर हमने शक किया उसी ने हमें बचाया। हम सबको इससे माफी मांगनी चाहिए। गांव वाले एक एक कर हरकुल के पास आए और उससे हाथ मिलाने लगे। बिन्नू धोबी भी झिझकते हुए आगे आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। हरकुल ने हल्की मुस्कान के साथ उसका कंधा थपथपाया। गलत फहमी तो हो सकती है, पर इंसानियत में भरोसा न टूटे, यही जरूरी है। गांव की चौपाल तालियों और जयकारों से गूंज उठी। उस रात लंबे समय बाद पूरे गांव ने सुकून की सांस ली। रात गहराने लगी थी। गांव में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। लोग अपने घरों के आंगन में बैठकर दिन भर की घटना पर चर्चा कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, हरकुल। बूढ़ी माई अपने आंगन में बैठी थीं। पास में गहनों का बक्सा रखा था। उनकी आंखों में चमक और दिल में संतोष था। वह बार बार आसमान की ओर देखती और कहती, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी इज्जत बचा ली। और यह लड़का हरकुल सचमुच तेरी ही भेजी हुई मदद है। इधर हरकुल अपने छोटे से घर के बाहर बैठा आसमान निहार रहा था। चांदनी पूरे गांव पर फैल रही थी। उसने सोचा, कल तक लोग मुझे शक की नजर से देखते थे, आज वही लोग मुझे अपना साथी मान रहे हैं। शायद यही ईमानदारी की जीत होती है। अचानक बिन्नू धोबी वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर संकोच था। वह पास बैठकर बोला, हरकुल, मैं सच कहता हूं, मैंने तुझसे जलन में आकर तेरे खिलाफ बातें फैलाई थीं। मन में खोट था, इसलिए हर बात में तुझ पर शक करता रहा। हरकुल ने उसकी ओर देखा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, बिन्नू, जलन इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन अब जब तूने सच्चाई समझ ली है तो यह बोझ मत ढो। आगे से बस सच्चाई का साथ देना। बिन्नू की आंखें भीग गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं कि अब से गांव और तेरे साथ खड़ा रहूंगा। इसी बीच चौधरी भी वहां आ गए। उन्होंने दोनों को एक साथ देखकर कहा, यही गांव की असली ताकत है, एकता। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बाहरी लोग हम पर भारी पड़ेंगे, पर जब हम सब मिलकर खड़े होंगे तब कोई हमें हरा नहीं सकेगा। हरकुल ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं चौधरी जी। असली जीत सिर्फ चोरों पर नहीं, बल्कि हमारे बीच की गलत फहमियों पर भी होनी चाहिए। उस रात गांव में एक अजीब सी शांति थी। चोर पकड़े जा चुके थे, गहने वापस आ चुके थे, और सबसे अहम, लोगों के दिलों में हरकुल के लिए नया विश्वास जन्म ले चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होकर चौपाल पर आने लगे, क्योंकि आज चोरों को पुलिस के हवाले करने का दिन था। दोनों चोर बांधे हुए बैठे थे और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चौधरी ने गांव के 5 मजबूत नौजवानों को चुना और कहा, तुम सब इन चोरों को थाने तक ले जाओ। रास्ता लंबा है, लेकिन सावधानी से चलना। हरकुल, तुम भी साथ चलो, तुम्हारा होना जरूरी है। हरकुल ने सिर हिलाकर हामी भर दी। बक्सा भी साथ लिया गया ताकि पुलिस को सबूत सौंपा जा सके। गांव वाले रास्ते तक उन्हें छोड़ने आए। औरतें, बच्चे सब दुआएं दे रहे थे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। काफिला धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर पगडंडी पर चल पड़ा। खेतों के किनारे किनारे फिर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर वे आगे बढ़े। बीच बीच में लोग उन चोरों को घूरते और कहते, देखो, यही हैं जिन्होंने गांव का चैन छीना था। हरकुल चलते चलते सोच रहा था,
कल तक मैं गुनहगार समझा जाता था और आज मैं गांव की रक्षा के लिए आगे खड़ा हूं। सचमुच इंसान की पहचान समय के साथ बदलती है। रास्ते में एक जगह पेड़ों की छांव में सबने थोड़ी देर आराम किया। तभी एक चोर अचानक उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हरकूल ने बिजली सी फुर्ती से उसके पैर पकड़ लिए और जमीन पर गिरा दिया। बाकी लोग तुरंत उसके ऊपर झपट पड़े। चौधरी ने गुस्से से कहा, भागने की कोशिश की तो और भी सख्त सजा मिलेगी, अब सीधा थाने में ही हिसाब होगा। कुछ ही देर बाद वे थाने पहुंच गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने गांव वालों की कहानी सुनी और बक्सा देखकर चौंक गया। उसने चोरों को हवालात में डाल दिया और कहा, गांव वालों ने अच्छा काम किया है, इनका केस कड़ी सजा तक जाएगा। पुलिस ने हरकूल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे साहस के बिना यह संभव नहीं था। गांव को तुम पर गर्व होना चाहिए। वापसी के समय गांव वाले गर्व से भर गए। हरकूल के कदमों में अब आत्मविश्वास था। उसने सोचा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। उस शाम जब वे गांव लौटे तो ढोल बजाकर उनका स्वागत हुआ। लोग फूल बरसाने लगे और हर तरफ से आवाजें उठीं, हमारा गांव सुरक्षित है, हरकूल की जय। गांव लौटते ही चौपाल पर फिर से सभा बुलाई गई। लोग खुशी से नाच रहे थे और बच्चे ढोलक की थाप पर ताली बजा रहे थे। हवा में उल्लास था। बूढ़ी माई ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज मेरी नहीं पूरे गांव की इज्जत बच गई है और इसका श्रेय हरकूल को जाता है। चौधरी ने सभा को शांत कराते हुए कहा, गांव वासियों, यह घटना हमें एक बड़ी सीख देती है। हमने एक ईमानदार आदमी को चोर समझा, उस पर उंगली उठाई, उसे अलग थलग किया, लेकिन वही हमारी ढाल बनकर खड़ा हुआ। हमें अपने भीतर झांक कर सोचना चाहिए कि आगे से हम किसी पर बिना सबूत के शक न करें। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। बिन्नू धोबी खड़ा हुआ और भीड़ के सामने बोला, मैंने सबसे ज्यादा अन्याय किया। मैंने हरकूल पर गलत इल्जाम लगाए। आज मैं सबके सामने उससे माफी मांगता हूं। हरकूल मुस्कुराकर बोला, गलती इंसान से ही होती है। असली बात यह है कि हम गलती से सीखें और दोबारा उसे न दोहराएं। सभा ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। तभी कुछ नौजवान आगे आए और बोले, चौधरी जी, हमें एक प्रहरी दल बनाना चाहिए ताकि आगे कोई चोर गांव पर हमला न कर सके। हरकूल को उसका नेतृत्व करना चाहिए। चौधरी ने सहमति जताई। ठीक कहा, अब हमारा गांव सिर्फ खेत और घरों से नहीं बल्कि आपसी एकता से सुरक्षित रहेगा। हरकूल प्रहरी दल का प्रमुख होगा। यह सुनकर हरकूल चौंक गया। उसने विनम्रता से कहा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन अगर आप सब चाहते हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। लोगों ने हर्ष में नारे लगाए, हरकूल अमर रहे, गांव की शान अमर रहे। उस रात गांव उत्सव में डूबा रहा। ढोलक और मंजीरे की धुन देर रात तक गूंजती रही। छोटे बड़े सबके चेहरे पर संतोष और सुरक्षा की चमक थी। हरकूल अपने घर लौटा तो थका जरूर था, लेकिन दिल हल्का और खुश था। उसने आसमान की ओर देखकर सोचा, ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, मगर उसकी मंजिल हमेशा सम्मान होती है। चांदनी रात गांव की झोपड़ियों पर बिखरी थी। गांव अब चैन से सो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी रक्षा के लिए हरकूल और पूरा प्रहरी दल जाग रहा है। गांव की सुबह अब पहले जैसी न रही। जब मुर्गे की बांग गूंजती, लोग खेतों की ओर जाते तो उन्हें यह भरोसा रहता कि उनकी नींद और मेहनत की हिफाजत के लिए प्रहरी दल मौजूद है। चौपाल पर रोज शाम प्रहरी दल इकट्ठा होता, योजना बनाता और रात में गांव की गलियों, खेतों और चौहद्दी का पहरा करता। हरकूल दल का नेतृत्व करता था। वह सबको समझाता, हमारा काम सिर्फ चौकसी करना नहीं है बल्कि लोगों में विश्वास जगाना भी है। चोरों से लड़ने से पहले
हमें यह तय करना होगा कि गांव में डर की छाया न फैले। लोग अब हरकूल की बातों को ध्यान से सुनते। वही हरकूल जिसे कभी शक की नजर से देखा गया था, आज गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। एक शाम प्रहरी दल चौपाल पर जमा था। उसी समय बूढ़ी माई आई और बोली, बेटा हरकूल, ये लो मेरी तरफ से प्रसाद। तुम्हारे साहस के कारण ही मैं चैन की नींद सो पाई। जब भी मैं अपनी पेटी को छूती हूं, मुझे लगता है जैसे भगवान ने खुद उसे वापस लौटाया हो। हरकूल ने झुककर उनके चरण छुए और कहा, माई, आपकी दुआ ही मेरी असली ताकत है। लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। चोरों के पकड़े जाने के बाद भी कुछ लोग गांव की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। चौधरी ने लोगों को चेताया, चोर एक बार पकड़े गए, इसका मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया, हमें और सतर्क रहना होगा। उसी रात पहरे के दौरान हरकूल ने खेतों के पास अजनबी पैरों के निशान देखे। उसने अपने साथियों को बुलाकर धीरे से कहा, लगता है कोई फिर से हमारी सीमा टटोलने आया है। अभी तो ये निशान ताजे हैं। सब चौकन्ने हो गए। उन्होंने तय किया कि अगले कुछ दिनों तक निगरानी और कड़ी की जाएगी। गांव वालों में हल्की सी चिंता फैल गई, मगर इस बार डर नहीं था। अब उन्हें पता था कि हरकूल और प्रहरी दल जाग रहे हैं। औरतें बच्चों को समझाती, डरने की जरूरत नहीं, अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उस रात हरकूल देर तक जागता रहा। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान तारों से जगमगा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, पर अब मैं अकेला नहीं हूं, पूरा गांव मेरे साथ है। यही हमारी असली ताकत है। गांव चैन की सांस ले रहा था, पर दूर कहीं छिपे दुश्मनों की आंखें अब भी उनकी ओर टकटकी लगाई थीं। बरसात का मौसम आ पहुंचा था। गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। खेतों में धान की नन्ही पौधें लहरा रही थीं। हवा में मिट्टी की भीगी सुगंध फैली थी। लोग अपने काम में जुटे थे, पर भीतर कहीं न कहीं यह एहसास भी था कि चोरों का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। प्रहरी दल ने बरसात के मौसम में चौकसी और बढ़ा दी। रात को जब बादल गरजते और बिजली कौंधती, दल के सदस्य मशालें लिए गलियों में घूमते। हरकूल आगे आगे चलता और बार बार साथियों को याद दिलाता, बरसात चोरों के लिए ढाल का काम करती है। वे अंधेरे और बारिश का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक रात जब दल खेतों के पास गश्त कर रहा था, हरकूल ने अचानक किसी झाड़ी में हल्की सी सरसराहट सुनी। उसने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। दल के लोग एक घेरे में फैल गए। हरकूल ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, धीरे चलो, ये कोई जानवर भी हो सकता है, लेकिन अगर आदमी है तो उसके इरादे साफ समझ में आ जाएंगे। कुछ ही देर में झाड़ी के पीछे से एक आदमी भाग खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक बोरी थी। हरकूल ने तुरंत लपक कर उसका रास्ता रोक लिया। बाकी प्रहरी दल ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उस आदमी का चेहरा गांव के लिए अनजाना नहीं था। वह पड़ोस के कस्बे का कुख्यात चोर था, जिसे लोग खड़कू नाम से जानते थे। चौधरी को खबर दी गई। लोग मशालें लेकर चौपाल पर जमा हो गए। बूढ़े नौजवान सब दौड़कर आए। बूढ़ी माई ने कांपती आवाज में कहा, यही है वो शख्स जिसने पिछली बार मेरे घर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। खड़कू ने पहले तो बचने की कोशिश की, मगर जब हरकूल ने बोरी खोली तो उसमें गांव के खेतों से चुराई गई धान की बोरियां और कुछ औजार निकले। लोग गुस्से से उबल पड़े। किसी ने कहा, इसे बांधकर थाने ले चलो, तो कोई बोला, गांव की पंचायत इसे सजा दे। हरकूल ने शांत स्वर में कहा, गुस्से में लिया गया फैसला हमें पीछे धकेल देगा। हमें इसे कानून के हवाले करना चाहिए, तभी चोरों को असली सबक मिलेगा। गांव वाले उसकी बात से सहमत हो गए।
खड़कू को बांधकर अगले दिन पुलिस चौकी ले जाने का निर्णय हुआ। उस रात गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि प्रहरी दल केवल चौकसी ही नहीं करता बल्कि न्याय की राह भी दिखाता है। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए जहां खड़कू बंधा बैठा था। उसकी आंखों में अब डर झलक रहा था। जिन हाथों से उसने चोरी की थी वही हाथ रस्सियों से कसकर जकड़े गए थे। चौधरी ने सबके सामने ऐलान किया, आज हम इसे कानून के हवाले करेंगे। गांव की इज्जत अब सिर्फ हमारे हाथों में नहीं बल्कि न्याय की चौखट पर भी है। हरकूल ने कुछ नौजवानों के साथ खड़कू को कस्बे की पुलिस चौकी तक ले जाने का बीड़ा उठाया। रास्ते भर लोग उन्हें देखते रहे। कई औरतें दरवाजे पर खड़ी होकर बोलीं, भगवान करे ये आखिरी बार हो जब कोई चोर हमारे गांव की ओर नजर उठाए। जब वे चौकी पहुंचे तो दरोगा ने खड़कू को देखते ही कहा, अरे यह तो वही है जिसे हम महीनों से ढूंढ रहे थे। इसने आसपास के गांवों में कई वारदातें की थीं। दरोगा ने गांव वालों की तारीफ की और कहा, आप लोगों ने जो काम किया है वह हमारे लिए भी मिसाल है। अब बाकी चोरों को भी सबक मिलेगा। गांव लौटते समय लोगों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। रास्ते में बूढ़ी माई हरकूल के पास आई और बोली, बेटा तूने तो गांव की लाज रख ली। कभी सोचा भी न था कि एक दिन तू ही हमारा सहारा बनेगा। हरकूल की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, माई अगर आप सबका विश्वास न मिला होता तो शायद मैं यह सब नहीं कर पाता। गांव लौटकर जब उन्होंने सबको खबर सुनाई कि खड़कू जेल भेज दिया गया है तो लोगों ने राहत की सांस ली। बच्चे दौड़ दौड़कर अपने दोस्तों से कहते, अब कोई चोर नहीं आएगा, हम निडर होकर खेलेंगे। उस रात चौपाल पर ढोलक और नगाड़े बजाए गए। गांव के नौजवानों ने नाच गाना किया। औरतें मंगल गीत गाने लगीं। माहौल उत्सव जैसा हो गया। चौधरी ने सबके सामने खड़े होकर कहा, आज यह जीत सिर्फ प्रहरी दल की नहीं है बल्कि पूरे गांव की है। जब हम सब एकजुट होकर खड़े होते हैं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। हरकूल उस भीड़ में चुपचाप बैठा रहा। भीतर से उसे महसूस हुआ कि शायद यह पहली बार है जब उसे सच में गांव का हिस्सा माना गया है। खड़कू के जेल जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक अजीब सी शांति रही। लोग निश्चिंत होकर खेतों में काम करने लगे। औरतें रात को दरवाजों पर ताला लगाकर निश्चिंत सोने लगीं। बच्चे खुले में खेलते रहे। लेकिन चौधरी जानते थे कि यह शांति स्थायी नहीं है। एक शाम उन्होंने चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों बहनों, हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि चोर हमेशा के लिए हार गए हैं। जब तक उनके गिरोह के बाकी लोग पकड़े नहीं जाते हमें सतर्क रहना होगा। हरकूल ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, खड़कू अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी लोग हैं। अगर हमने ढिलाई बरती तो वे फिर लौट आएंगे। गांव वालों ने एकमत होकर प्रहरी दल को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। अब हर रात सिर्फ 5 लोग नहीं बल्कि बारी बारी से पूरे गांव के पुरुष पहरा देने लगे। महिलाएं भी दिन में निगरानी रखने लगीं। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि खड़कू के साथी गांव के बाहर के जंगलों में छिपे हुए हैं। चरवाहों ने बताया कि अजनबी लोग रात में वहां आग जलाकर बैठते हैं। यह सुनकर चौधरी ने तत्काल बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि प्रहरी दल गुप्त रूप से उन जंगलों पर नजर रखेगा। हरकूल ने कहा, अगर हम सीधी भिड़ंत करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले हमें उनके ठिकाने और संख्या का पता लगाना होगा। उसी रात हरकूल अपने 2 भरोसेमंद साथियों के साथ चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। झाड़ियों में छिपकर उन्होंने देखा कि सचमुच 5-6 लोग अलाव जलाकर बैठे हैं। उनके पास हथियार भी थे और कुछ बोरे रखे हुए थे। हरकूल ने फुसफुसाकर कहा, ये वही गिरोह है
खड़कू की गिरफ्तारी के बाद ये लोग इकट्ठा हुए हैं। हमें गांव वालों को सतर्क कर तुरंत योजना बनानी होगी। वह बिना शोर किए वापस लौटा और चौधरी को सारी बात बताई। चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, कल पंचायत बुलाते हैं। यह जंग अब आसान नहीं होगी, पर अगर हम हिम्मत और एकता से काम लें तो जीत हमारी ही होगी। गांव का माहौल फिर से गंभीर हो गया। लोग समझ चुके थे कि असली चुनौती अभी बाकी है। सुबह होते ही चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। गांव के बूढ़े, जवान, औरतें सब जमा हुए। हरकूल ने खड़े होकर विस्तार से जंगल में देखी गई बात सबको बताई। लोगों में खलबली मच गई। कोई बोला, अगर ये लोग रात में गांव पर धावा बोलें तो कोई बोला, हमें पहले ही वार करना चाहिए। चौधरी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। गिरोह के पास हथियार हैं और उनकी संख्या हमसे ज्यादा भी हो सकती है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। हरकूल ने सुझाव दिया कि गांव की गलियों और चौपाल के आसपास बांस और कांटेदार झाड़ियों की बाड़ बनाई जाए, ताकि अचानक हमला करने वालों को आसानी न हो। औरतों ने भी मदद का आश्वासन दिया। वे दिन भर सूखी डालियां और कांटे इकट्ठा करने लगीं। बच्चे पहरेदारों को पानी और खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाने लगे। पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह काम करने लगा। रात को प्रहरी दल ने खास योजना बनाई। 2 समूह बने। एक गांव की निगरानी करेगा, दूसरा जंगल की ओर से आने जाने वालों पर नजर रखेगा। हरकूल ने स्वयं जंगल की निगरानी करने का जिम्मा लिया। उस रात जब दल जंगल के पास पहुंचा, उन्होंने देखा कि गिरोह के लोग किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर रहे हैं। दूर से उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। आज रात को गांव पर धावा बोल देंगे। वहां अब सिर्फ चौकीदार बचे हैं, बाकी सब सो जाते होंगे। हरकूल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत गांव लौट आया और चौधरी को खबर दी। चौधरी ने बिना देर किए ढोल बजवाया, जिससे पूरे गांव को सतर्क कर दिया गया। लोग तुरंत हथियारनुमा लाठियां, दरांती और बांस लेकर इकट्ठा हो गए। औरतों ने बच्चों को सुरक्षित घरों में बंद कर दिया। आग जलाकर गांव की गलियां रोशन कर दी गईं। हरकूल ने कहा, आज रात वे जरूर आएंगे। हमें एक एक को चौकन्ना रहना होगा। डरने की नहीं, डटकर सामना करने की घड़ी है। गांव पर घने बादल छा गए थे। बिजली की चमक से माहौल और भी भयावह लग रहा था। सबकी सांसें थमी थीं। हर किसी के दिल में सवाल था, क्या वे सचमुच उस गिरोह का सामना कर पाएंगे? आधी रात होते ही जंगल से हलचल सुनाई दी। कई परछाइयां धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थीं। उनके हाथों में लाठी, तलवार और मशालें थीं। यह वही गिरोह था जिसने खड़कू के साथ मिलकर चोरी की थी। लेकिन गांव इस बार तैयार था। जैसे ही चोरों ने गलियों में कदम रखा, अचानक हर ओर से ढोल और थालियां बजने लगीं। औरतों ने ऊंची आवाज में शोर मचाया, जिससे चोर घबरा गए। हरकूल और उसके साथी पहले से छिपे हुए थे। उन्होंने अचानक सामने आकर लाठियों से हमला बोला। चौधरी और अन्य नौजवान भी आ मिले। देखते ही देखते चोरों की योजना उलट गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गांव इतने संगठित रूप से मुकाबला करेगा। चोर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गलियों के दोनों ओर बांस की बाड़ और कांटों ने उनका रास्ता रोक दिया। कुछ चोर वहीं फंसकर गिर पड़े। गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। बाकी जंगल की ओर भागे, पर गांव के प्रहरी पहले ही रास्ते में घात लगाए बैठे थे। वे भी दबोच लिए गए। लड़ाई थोड़ी देर चली, लेकिन अंत गांव की जीत हुई। कुल 7 चोर पकड़ में आए। सबको रस्सियों से बांधकर चौपाल पर लाया गया। चांदनी रात में जब पूरे गांव ने उन्हें घुटनों के बल बैठे देखा,
तो लोगों की आंखों में चमक और गर्व था। दरोगा को खबर दी गई। सुबह होते ही पुलिस गांव पहुंची और सभी चोरों को ले गई। दरोगा ने गांव वालों को सलाम किया और बोला, आज आपने साबित कर दिया कि एकता सबसे बड़ा हथियार है। ये गिरोह अब कभी किसी गांव का चैन नहीं तोड़ेगा। गांव में ढोल नगाड़े बजे, लोग नाचे गाए, औरतों ने मंगल गीत गाए, बच्चे खुशी से झूम उठे। चौधरी ने चौपाल पर खड़े होकर कहा, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी एकजुटता की जीत है। जब गांव एक होकर खड़ा हो जाए तो कोई दुश्मन ताकतवर नहीं रह सकता। हरकुल दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में गर्व था। गांव के लोग अब उसे सिर्फ प्रहरी नहीं बल्कि गांव का सच्चा बेटा मान रहे थे। उस रात जब पूरा गांव चैन की नींद सोया तो हवा में सिर्फ शांति और संतोष का स्वर गूंज रहा था। वह गांव जिसने डर से ताले लगाए थे अब निडर होकर सपनों में खो गया। और दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब आप धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए और खुद को सपनों की दुनिया में बहने दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर 3 दिन में हम आपके लिए ऐसी ही नई बेड टाइम स्टोरी लेकर आते हैं। तो अब आंखें बंद कीजिए, मन को हल्का कीजिए और मीठी नींद में खो जाइए। शुभ रात्रि।